जय हिंद दोस्तों, टॉप फ्लैट विषय में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज की वीडियो में समझने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर के हम समझने वाले हैं चारों प्रकार के प्रश्नों को। पहले समझेंगे हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को, फिर हम समझेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, फिर हम समझेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों को, फिर हम समझेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को। जिनमें से हम बहुविकल्पीय प्रश्न समझेंगे 19। कितने प्रश्न समझेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न हम समझेंगे 19 और अति लघुत्तरीय प्रश्न समझेंगे हम 13, लघुत्तरीय प्रश्न समझेंगे हम 3 और दीर्घोत्तरीय प्रश्न समझेंगे हम 8। सब मिलाकर 35 प्रश्नों को हम समझने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आइए हम प्रश्नों को समझते हैं। मित्रों, पहला प्रश्न है हमारा कि किस यूरोपीय शासक से समुद्र की तुलना की जाती है। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारा कि किस यूरोपीय शासक से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है। तो आप सभी को पता होगा नेपोलियन से। किससे? नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित था। बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? तो आप सभी को पता होगा हर्यक वंश से संबंधित था। तीसरा क्वेश्चन है कि वैशाली की नगर वधू का क्या नाम था। वैशाली की नगर वधू का क्या नाम था? तो आप सभी को पता होगा अम्रपाली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से कलिंग के युद्ध की जानकारी मिलती है या कलिंग के युद्ध का वर्णन है। तो बताइए किस अभिलेख से कलिंग के युद्ध की जानकारी मिलती है। तो अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग के युद्ध की जानकारी मिलती है। और पांचवा क्वेश्चन हमारा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था वैद्रथ। कौन था? वैद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की संख्या कितनी थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? आप सभी को पता होगा कितनी थी? 16। कितनी थी? 16। सातवां क्वेश्चन है कि किस काल को स्वर्ण काल या युग कहा जाता है। मतलब काल या स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा गुप्त काल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। आठवां प्रश्न हमारा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता होगा कटल। कटल को विष्णुगुप्त या चाणक्य कहा जाता है। इंडिका के लेखक है मैगस्थनीज। कौन है? मैगस्थनीज इंडिका के लेखक है मैगस्थनीज। 10वां प्रश्न हमारा कि साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक शिलालेख लिखे गए थे। मतलब किस भाषा में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे? तो वो लिखे गए थे प्राकृत भाषा में। किस? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे सभी अशोक के सभी शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अर्थात इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हर्षसेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी अर्थात किसके काल में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। बताइए इसमें से किसके काल में स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। आप सभी को पता होगा कुषाण वंश द्वारा मतलब कि प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। अगला है कि मृच्छकटिकम की रचना किसने की। मृच्छकटिकम की रचना किसने की? तो आप सभी को पता होगा शूद्रक ने रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हरिसेन राजकवि था। मतलब जो हरिसेन राजकवि था वो किसके काल का मतलब किस शासक का राजकवि था। तो आप सभी को पता होगा समुद्रगुप्त का कवि था, राजकवि था। एक बार और समझो, हरिसेन राजकवि था समुद्रगुप्त का। मत्स्यकटिकम की रचना है शूद्रक ने की थी। प्रथम स्वर्ण मुद्रा कब चली थी? कुषाणों द्वारा चलाई गई थी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ जो इलाहाबाद स्तंभ थे उनकी रचना किसने? हरिसेन ने की थी। साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे थे, वो लिखे थे प्राकृत भाषा में। इंडिका के लेखक है मैगस्थनीज और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो वह है कौटिल्य। आप समझते हैं अब हम 15वां प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था अर्थात बटा था। मौर्य साम्राज्य कितने भागों में बटा था? तो आप सभी को पता होगा 4 भागों में बटा था। मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वो कौन था? तो एक इतिहासकार था। कौन था? वो इतिहासकार था। लगभग 78 ईसा का संबंध है। किससे संबंध है? लगभग 78 ईसा का संबंध है। वो कनिष्ठ का राजरोहण से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर मिलते हैं, मतलब कितने शेर बनाए गए थे? तो 4 शेर बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे? तो अभी मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। ये थे हमारे 19 बहुविकल्पीय प्रश्न। यदि कोई बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इन्हीं 19 में से कोई एक ही आएगा, 1 या 2 जितने भी पूछेगा इन्हीं में से कोई ना कोई एक 101% आने के इनके चांस बन जाते हैं। मैंने क्योंकि 19 वही लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। अब हम समझेंगे इसके आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न। हमें अति लघुत्तरीय प्रश्न समझने हैं। तो समथिंग
8 से 10 प्रश्न हैं, उनको अच्छे से समझते हैं। तो पहला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे सर्वप्रथम सफल कौन रहा? अशोक के जो अभिलेख थे उनको पढ़ने में सबसे पहले सफल कौन रहा? तो समझो, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में। कब? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। दूसरा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की। कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त या चाणक्य। तो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद आर शाम शास्त्री ने किया, जो 1915 में प्रकाशित हुई। उन्होंने 1905 ईस्वी में इस ग्रंथ का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यदि पूछ ले कि संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद कब किया था, 1905 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतीय केंद्रों के नाम बताइए। मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतीय केंद्रों के नाम बताइए। तो मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतों में विभाजन था। आप सभी को पता है कि मौर्य साम्राज्य तो जो था वो 4 भागों में विभाजन था, जिनकी राजधानियां क्रमशः ऐसे थी। पहले थी तक्षशिला, जो उत्तर पश्चिम में थी। ठीक है, कहाँ? उत्तर पश्चिम में तक्षशिला थी। उज्जैन पश्चिम में था। तोसील पूर्व में था, और स्वर्णगिरी दक्षिण में थी। ये थे चारों राजधानियों के नाम। नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो आप सभी पता होगा कि प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है जिसकी रचना हर्षसेन ने की थी। यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिलेख से आप क्या समझते हैं? अभिलेख से आप क्या समझते हैं? तो अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए कुछ शब्द या लेख हुआ करते थे। अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए कुछ शब्द या लेख हुआ करते थे। प्रभावती गुप्त कौन थी? उसने अपने अभिलेख में किसको आदेश दिया था? प्रभावती गुप्त कौन थी? उसने अपने अभिलेख में किसको आदेश दिया था? तो समझो, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसका विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। कब हुआ था? 380 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। प्रभावती ने पूना ताम्रफलक में भूमि दान दिए जाने का आदेश दिया था। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसका विवाह वकाटक नरेंद्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। कब हुआ था? 380 ईस्वी के आसपास हुआ था। प्रभावती ने पूजा ताम्रफलक में भूमि दान दिए जाने के आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की? चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? उसने मौर्य वंश की स्थापना कब की? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। पहले तो समझो कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अर्थात आधुनिक पटना में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका की रचना किसने की? इंडिका ग्रीक लेखक मैक्सथेनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत में चित्रित की हुई है। ये यूनानी भाषा में लिखी गई ये एक प्रमुख रचना है। देखो, इंडिका के लेखक मैक्सथेनीज हैं, जिसने मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। अब सुनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर हमारा 9 है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? अथवा कलहर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो आपको लिखना है कि कलहर ने संस्कृत भाषा में राजतरंगिणी की रचना की। 12वीं सदी के आसपास लगभग 1100 से 1150 में के आसपास राजतरंगिणी में 8 तरंग अध्याय और संस्कृत के 7826 श्लोक हैं, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। राजतरंगिणी का अर्थ है रिवर ऑफ किंग्स। क्वेश्चन नंबर 10वां है, अशोक के इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अशोक के शिलालेख उसके बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अशोक के इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? तो उसके शिलालेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म के बारे में आप क्या समझते हैं? तो अशोक के धम्म थे जो वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। कैसे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने मैक्सथेनीज को दूत बनाकर भारत भेजा था?
तो यूनान के राजा सेल्यूकस ने मैक्सनीज को दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी से आप क्या समझते हैं? तो श्रेणी का अर्थ है व्यापार करने वाले समूह से। तो देखो, ये थे 13 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब हमें समझना है लघुत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट टॉपिक है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब हमें समझना है अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो पहला ही प्रश्न है हमारा कि महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए, अथवा महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं बताइए, अथवा महाजनपदों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो ये है महाजनपद की एक विशेषताएं। तो देखो, महाजनपद की संख्याएं 16 थी। कितनी थी? 16 थी, जिनमें से लगभग 12 राजतंत्रीय अर्थात राजा का शासन हुआ करता था और 4 गणतंत्रीय जहां संविधान या रूल्स हुआ करते थे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। गढ़ एवं संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध इन्हीं गढ़ों से संबंधित थे। गढ़ राज्यों में भूमि के साथ ही अनेक आर्थिक स्रोतों पर गढ़ के राजा का समूह नियंत्रण करता था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। शासकों का कार्य किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर या भेंट वसूल करना था। शक्तिशाली राज्यों ने अपनी स्थायी सेना एवं नौकरशाही तंत्र रखना तैयार कर दिया था। इसको एक बार और समझो कि महत्वपूर्ण विशेषताएं महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है कि महाजनपद की संख्या 16 थी, जिनमें से लगभग 12 राजतंत्रीय और 4 गणतंत्रीय थे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन हुआ करता था। गढ़ एवं संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह हुआ करता था, जो समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। गढ़ राज्यों में भूमि के साथ ही अनेक आर्थिक स्रोतों पर गढ़ के राजा का नियंत्रण होता था। अब प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। शासकों का कार्य किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर व भेंट वसूलना था। शक्तिशाली राज्यों ने अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तैयार कर लिए थे और सबसे शक्तिशाली जो था वो था मगध। क्या था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद में से था मगध। अब हम समझते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैक्सनीज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। हमें मैक्सनीज पर एक टिप्पणी लिखनी है। तो समझो कि मैक्सनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैक्सनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी शासक सेल्यूकस ने राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, किंतु वो जीत नहीं पाया था। चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ने मिलकर उसे परास्त कर दिया था, पर किंतु उसे संधि करने पर विवश कर दिया था। क्या? संधि करने पर उसे विवश कर दिया था। संधि के अनुसार मैक्सनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। उसने जो कुछ भारत में देखा इंडिका नामक पुस्तक में विस्तृत वर्णन किया, अर्थात उसने जो भी कुछ भी भारत में देखा उस इंडिका पुस्तक में लिखा। वह लिखता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है। जो गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है, जिसकी लंबाई 9.5 मील, कितनी? 9.5 मील और चौड़ाई 1.25 मील है। नगर के चारों ओर एक दीवार है जिसमें 64 द्वार, कितने? 64 द्वार और 570 दुर्ग मतलब किले बने हैं। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के बने हैं। मैक्सनीज ने लिखा है कि सेना के छोटे बड़े सैनिकों को राजकोष से नगद वेतन दिया जाता था। इसके आगे 2-3 पॉइंट और है, पर इसको एक बार पहले आप और समझो, सही से अच्छे से समझो एक बार और कि मैक्सनीज पर एक टिप्पणी लिखनी है। तो जिसमें समझना है कि मैक्सनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी शासक सेल्यूकस ने राज्य विस्तार की इच्छा से लेकर 305 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश कर दिया गया था। संधि के अनुसार मैक्सनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। उसने जो
कुछ भी भारत में देखा उसे इंडिका नामक पुस्तक में लिखा, विस्तृत वर्णन किया। वह लिखता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है। वह गंगा नदी और सोन नदी के मध्य में स्थित है, जिसकी लंबाई 9.5 मील तथा चौड़ाई 1.25 मील है। नगर के चारों ओर दीवारें हैं, जिसमें 64 द्वार और 570 दुर्ग बने हैं। नगर का अधिकांश मकान लकड़ी के बने हैं। मैक्सटीज ने यह लिखा है कि सेना के छोटे बड़े सैनिकों को राजकोष से नगद वेतन दिया जाता था। ये कुछ पॉइंट थे, इसके 2-3 पॉइंट और बचे, उनको भी समझते हैं। उसके आगे की पॉइंट है कि पाटलिपुत्र पर उसका विस्तृत लेख मिलता है। पाटलिपुत्र को वह समांतर चतुर्भुज नगर कहता है। वह कहता है कि इस राजप्रसाद की सुंदरता के सामने ईरानी राजप्रसाद सूखा और इक बताना फीके लगते हैं। दरबार में अच्छी सजावट होती थी और सोने चांदी के बर्तनों में आंखों में चकाचौंध पैदा हो जाती थी। ये बताता है कौन? ये इंडिका पुस्तक में लिखा है। किसने लिखा? मैक्सटीज ने लिखा है। अब हमें समझना है क्वेश्चन नंबर 3 कि फायान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो, ये मैक्सटीज पर एक टिप्पणी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, फायान पर भी पूछा गया है, और जितने प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं कि 2026 में इसके आने के चांस बनते, तो इनको अच्छे से आप समझना, इनको अच्छे से नोट करना और याद कर लेना जरूर बोर्ड एग्जाम से पहले। कि फायान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो देखो लिखना है कि फायान का जन्म 337 ईस्वी में और मृत्यु 442 ईस्वी में के अनुमानित है। अनुमानित है मतलब अंदाजा लगाया जाता है, पर कोई इसके साक्ष्य नहीं मिलते, पर अनुमानित है। ठीक है, तो फायान का जन्म 337 ईस्वी में और मृत्यु 422 ईस्वी में अनुमानित है। चीनी बौद्ध भिक्षु है। ये कौन है? चीनी बौद्ध भिक्षु है, यात्री है, लेखक एवं अनुवादक थे। फायान कौन थे? चीनी बौद्ध भिक्षु थे, यात्री थे, लेखक थे एवं अनुवादक थे, जो 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत, श्रीलंका और आधुनिक नेपाल में स्थित गौतम बुद्ध के जन्म स्थल कपिलवस्तु की धर्म यात्रा पर आए थे। कहाँ आए थे? धर्म यात्रा पर आए थे। उनका उद्देश्य यह यहाँ से बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके उन्हें वापस चीन ले जाना था। उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन अपने वृत्तांत में लिखा है, जिसका नाम बौद्ध राज्यों का एक अभिलेख। चीनी भिक्षु फायान की बौद्ध अभ्यास पुस्तिका की खोज में भारत और सीलोन की यात्रा थी। इसके आगे उसने लिखा है कि उनकी यात्रा के समय भारत में गुप्त राजवंश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल था। ये थे कुछ पॉइंट। इसके आगे 2-3 पॉइंट और हैं, उनको समझते हैं फायान के बारे में, और उन्हें भी समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि फायान छोटी उम्र में ही संन्यास ले लिया था। फायान छोटी उम्र में ही संन्यास ले लिया था। लगभग 65 वर्ष की आयु में कुछ अन्य भिक्षुओं के साथ फायान ने 399 ईस्वी में चीन से प्रस्थान किया था। मध्य एशिया होते हुए 402 ईस्वी में वह उत्तर भारत में पहुंचा। यात्रा के समय उसने उडियान, गंधार, तक्षशिला, मथुरा, वाराणसी गया। पाटलिपुत्र में भी उसने 3 वर्ष तक अध्ययन किया था। ये थे हमारे अतिलघुत्तरीय प्रश्न। अब हमें समझने हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो आओ समझते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को अब हमें समझना है। तो पहला प्रश्न हमारा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए, अर्थात मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ उसका वर्णन हमें करना है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ये बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस साम्राज्य की स्थापना की उसको अशोक ने उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। यह समझो दोबारा से कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस साम्राज्य की स्थापना की उसको अशोक ने उन्नति के शिखर तक पहुंचाया, परंतु बाद में साम्राज्य अवनति की ओर अग्रसर हो गया। इस वंश का अंतिम शासक वैद्रथ की उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके मौर्य साम्राज्य का अंत करके शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य के पतन के अनेक कारण जो निम्नलिखित
है। पहले एक बार और समझो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस साम्राज्य की स्थापना की थी उसको अशोक ने उन्नति के शिखर तक पहुंचाया था, परंतु बाद में साम्राज्य अवनति की ओर अग्रसर हो गया था। इस वंश का अंतिम शासक अर्थात मौर्य वंश का अंतिम शासक वज्रथ की उसके सेनापति पुष्यमंत्र ने हत्या करके मौर्य साम्राज्य का अंत किया, शुंग वंश की स्थापना की। और मौर्य साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण है, जिसमें से पहला कारण है अयोग्य उत्तराधिकारी, अयोग्य उत्तराधिकारी अर्थात अयोग्य शासक। दूसरा है साम्राज्य का विभाजन। पहला था अयोग्य उत्तराधिकारी, जैसे योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल पाए, जिनके वजह से मतलब मौर्य वंश का पतन हो गया था। दूसरा पॉइंट है साम्राज्य का विभाजन। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय भावना का अभाव। चौथा पॉइंट है अत्यधिक केंद्रीय शासन। पांचवा पॉइंट है प्रजा का विद्रोह, प्रजा का विद्रोह। पांचवा है उच्च अधिकारियों में गुटबंदी। सातवां है अत्यधिक अत्याचार, ठीक, अत्यधिक अत्याचारी शासक। आठवां है कमजोर आर्थिक स्थिति और करों का भार, करों मतलब टैक्स का भार। नवा है विदेशी आक्रमण आदि पतन के प्रमुख कारण थे। यह था हमारा मौर्य साम्राज्य का पतन के प्रमुख कारण। अब हमें समझने इसके आगे के क्वेश्चन। आगे क्वेश्चनों में से दूसरा क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन था मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, जहां से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो इसे आप बुक से पढ़ लेना, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत पर प्रकाश डालिए। चौथा है अशोक कौन था और वह क्यों प्रसिद्ध था। पांचवा क्वेश्चन है कि स्तंभ से आप क्या समझते हैं, स्तंभों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और छठवां क्वेश्चन है गुप्तकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसकी विवेचना करना है। आठवां है महाजनपदों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये दोस्तों यहाँ पर चैप्टर होता है समाप्त। मैंने आपको 7 प्रश्नों के आंसर नहीं बताए, दीर्घ उत्तरी में 7 प्रश्नों के आंसर नहीं बताए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर आपको बोरिंग महसूस होती है। आपको प्रश्न बता दिए, उनको आप किताब से उनको पढ़ लेना या फिर क्वेश्चन बैंक उनसे पढ़ लेना, और ये सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लेना। इस सेकंड चैप्टर से यदि कोई प्रश्न पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा, 35 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न पूछेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।